हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि कल हमने सैलरी कंप्लीट कर लिया था और कल मैंने आपको बताया था कि कल हम स्टार्ट करने वाले हैं एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज हाउस प्रॉपर्टी। जी, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, हो जाएगा अच्छे से। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी को। एंड उससे पहले अगर किसी ने रेजिडेंशियल स्टेटस या सैलरी को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज गो इनटू माय चैनल। आपको पीछे वीडियोस मिल जाएंगी बाकी सबकी, तो आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी पे यू कैन ज्वाइन मी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था? जो भी हमने इनकम कंप्यूट करनी है वो 5 हेड्स में कंप्यूट होती है। फर्स्ट हेड वाज सैलरी, सैलरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड हेड कौन सा है? सेकंड हेड है हमारा हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी जैसे नाम से ही क्लियर है, कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसके ऊपर की इनकम, कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसके ऊपर होने वाली इनकम किस हेड में टैक्सेबल होने वाली है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी। अभी सबसे पहले क्या कंडीशंस क्या है, कौन कौन सी ऐसी इनकम है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी से इनकम है जो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगी? क्या कोई भी इनकम, कैसी भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से, किसी भी एक प्रॉपर्टी से आ रही है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगी? जी नहीं, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। चलिए आइए हम सबसे पहले देखते हैं कंडीशंस क्या है। हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल हो सकती है? नंबर 1 कंडीशन इज प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड। प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? एनी बिल्डिंग और लैंड। खाली प्लेस जो लैंड का है वो नहीं होगा, एक बिल्डिंग हो या उससे अटैच जैसे जो होता है पार्किंग एरिया वो ऐड हो जाएगा। एनी प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपेरेंट देयर टू। Second, assessee must be the owner of the property. This is very 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 important point. देखिए, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में टैक्सेबल करनी है। ये समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए, मान लीजिए एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, एक पर्सन है सी। ठीक है, ए के पास एक हाउस है, उसने वो हाउस क्या किया है? लेट आउट कर दिया। लेट आउट मतलब उसको रेंट पे दे दिया किसी को। ए ने अपना हाउस बी को रेंट पे दे दिया। कितने रुपीज में? मान लो कि 10,000 रुपीज में दे दिया। ठीक है, 10,000 रुपीज पर मंथ उसने इसको रेंट पे दे दिया। अब सेकंड, बी क्या करता है? बी को कोई पर्सन आगे पूछता है ये बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद है, क्या आप मुझे दोगे? मैं आपको 15,000 रेंट देने को तैयार हूँ। तो बी क्या सोचता है? मैं तो कहीं और भी लेके रह लूंगा, बट यहाँ से मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है तो मैं फर्दर इसको लेट आउट कर देता हूँ। ध्यान रखिए, लेट आउट फर्दर कर देता हूँ। तो जो ए ने बी को किया वो लेट आउट किया। ठीक है, और जो बी सी को कर रहा है दैट इज सब लेटिंग। क्या कर रहा है? सब लेटिंग। अब सबसे पहले जो ए ने इनकम कमाई बी से, ध्यान रखिए, जो ए ने इनकम कमाई बी से वो किस हेड में जाएगी? वो जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। वो जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि एक बिल्डिंग उसने रेंट पे दी है। लेकिन बी ने भी तो बिल्डिंग रेंट पे दी है, क्या बी भी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम चार्ज करेगा? मान लेते हैं बी ने 15,000 में आगे रेंट पे दी है, तो क्या बी भी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम चार्ज करेगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वही चार्ज कर लेता है जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है। बी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज सबलेटिंग। Yet he is subletting the property, but he is not the owner of the property. अब आप एक बात बताओ, क्या ये 15,000 इनकम बनेगी इसकी? जी नहीं, इसकी इनकम बनेगी 15,000 तो उसने लिया, उसके बाद उसको अरेंज करने के लिए भी तो 10,000 लगा ना, तो 5,000 इसकी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कहा जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो पर्सन ओनर है, इन केस ओनर लेट आउट करता है वही हाउस प्रॉपर्टी में इनकम दिखा सकता है। अगर कोई सब लेटिंग कर रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी में अपनी इनकम को लेकर नहीं जाने वाला है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सिंपल सा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करने के लिए आपको क्या होना जरूरी है? ओनर होना जरूरी है। इन केस यू आर द ओनर ओनली देन द इनकम receiving from the letting out of the property will be taxable under the head income from house property। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होना जरूरी है। थर्ड,
थर्ड क्या था, यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, यूज ऑफ द प्रॉपर्टी हो रहा है। अब एक बात बताइए, क्या मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं उसके अंदर अपना बिजनेस कर रही हूँ, उस बिल्डिंग में मैंने अपनी फैक्ट्री बना ली, उस बिल्डिंग में मैंने अपना क्या बना लिया, गोडाउन बना लिया, मैं अब अपने बिजनेस में यूज कर रही हूँ, तो क्या वो प्रॉपर्टी मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगी? जी नहीं, वो मेरी कहाँ जाएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन में, जो कि होती है इंड एस 10 पीपीई प्रॉपर्टी सॉरी इंड एस 16 पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और जो पिछला था वो जाता है, वो एएस 10 में जाता था, अभी क्या है, इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगा। ध्यान रखिए, सबसे पहला क्या था, कोई प्रॉपर्टी बिल्डिंग और लैंड होना जरूरी है, बिल्डिंग और अटैच टू लैंड होना जरूरी है। सेकंड क्या था, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होना जरूरी है, तभी आपकी इनकम किस में आएगी, हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। थर्ड थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा है यूज ऑफ द प्रॉपर्टी कैसा है, अगर प्रॉपर्टी यूज हो रही है मेरे खुद के बिजनेस में, मान लो देखिए, अगर मैंने बी, ए ने बी को प्रॉपर्टी दे दी, बी क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बी क्या कर रहा है, उसको चाहे वैकेंट रखा हुआ है उसने, वो स्टिल मुझे रेंट दे रहा है क्योंकि उसको प्रॉपर्टी अच्छी लगती है, वो कह रहा है मैं निहारता रहूंगा हर टाइम इस प्रॉपर्टी को, आप मेरे से रेंट ले लीजिए। उसके बाद ठीक है, बिजनेस हो गया, वेकेंट हो गया, मान लो उसने आगे फर्दर लेट आउट, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने लेट आउट कर दिया तो इससे मिलने वाली सारी इनकम कहाँ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में। बट इन केस एक खुद उसमें बिजनेस करने बैठ गया, वो कह रहा है तुम क्यों नहीं हारोगे, मैं खुद यूज करूंगा, वो खुद बिजनेस कर रहा है, तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, वो चली जाएगी 16 इंडेस में, दैट इज पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो चली जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंडीशंस जो हम पढ़ रहे हैं। इनकेस क्वेश्चन में दिया हो वो बिजनेस के लिए खुद के यूज कर रहा है तो आपने क्या कर देना है, वो हो जाएगा पीपीई। फोर्थ, अगर कोई प्रॉपर्टी हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है, मान लो मैं बिल्डर हूं, मैंने प्रॉपर्टी रखी हुई है स्टॉक इन ट्रेड में, तो क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, वो कह रहा है 2 साल तो हम, 2 साल तक तो हम देखेंगे क्या वो प्रॉपर्टी बिक जाती है, 2 इयर्स का पीरियड हम उसको दे रहे हैं, 2 इयर्स का पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल गया, मान लो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला 1/7/20 को, एक साथ 20 को मुझे मिल गया, ये वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2021, तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 से फर्दर 2 इयर्स तक हम उसको क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू नील ले सकते हैं। अगर वो 2 साल में बिक गई तो ठीक है, नहीं तो वो हम उसको डीम्ड लेट आउट मान लेंगे, इफ सच प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द पीरियड। वो क्या कह रहा है, देखो एक बार, वो कह रहा है अगर कोई प्रॉपर्टी हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड है, नील ले लेंगे उसकी वैल्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑब्टेन्ड। अगर मान लो 2 साल पूरे नहीं हुए, 2 साल पूरे नहीं हुए, उसने कहा बिकेगी तो बिकेगी, तब तक मैं क्या करता हूँ, रेंट पे चढ़ा देता हूँ, तो वो केस अप्लाई नहीं होगा। अगर उसने बीच में रेंट पे चढ़ा दिया तो रेंटेड में, हाउस प्रॉपर्टी में रेंट इनकम ले लिया जाएगा। अगर इफ सच प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द पीरियड, अगर उन 2 सालों में लेट आउट भी नहीं करी है, तभी आप उसकी वैल्यू को नील मानोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद देखते हैं हम कितने टाइप के रेंटेड प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मैंने रेंट पे दी हुई है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मैंने रेंट पे दी हुई है। एक बार मैं आपको ओवरलुक दे रही हूँ सबका, फिर हम डिटेल में तो पढ़ने ही वाले हैं। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मैंने क्या की हुई है, रेंट पे दी हुई है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मैंने रेंट पे दी हुई है, वो हो जाएगी लेट आउट प्रॉपर्टी, जो हम आज पढ़ लेंगे। फिर है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी जिसमें मैं खुद रह रही हूँ, कोई प्रॉपर्टी जिसमें मैं खुद रह रही हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसका रेंट लेंगे नहीं लेंगे क्या होगा वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थर्ड है प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, कोई प्रॉपर्टी मेरे पास है, कोई प्रॉपर्टी मेरे पास है, कोई प्रॉपर्टी मेरे पास है, तो क्या हो रहा है, मेरी कहीं जॉब लग गई तो वो प्रॉपर्टी तो मेरी यहीं की यहीं है, बट मैं बाहर जाके रेंट पे रहने लग जाती हूँ,
तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द ओनर। थर्ड, आपने हाफ प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, हाफ आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड, मान लो आपके दो पोर्शन थे, आपने वन पोर्शन में आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया और वन पोर्शन आपने क्या किया, लेट आउट कर दिया। देन नेक्स्ट वाज डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है बट डीम टू बी लेट आउट है। वो क्या केसेस होंगे वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट इट वाज कोई एरियर वगैरह है, ये हम आगे का आगे देखते हैं कि क्या है ये क्या है, रिकवरी ऑफ एरियर। आपका कुछ पिछला रेंट था वो बच गया, वो बाद में रिकवर हो रहा है, तो हम देखेंगे उसका क्या करना है हमने। उसके बाद सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट होगा। सबसे पहले हम इसका फिक्स फॉर्मेट सीखने वाले हैं बच्चों। क्या सीखने वाले हैं, फिक्स फॉर्मेट। व्हाई वी आर डूइंग सो, क्योंकि फॉर्मेट से ही कैलकुलेशन होगी। फॉर्मेट का एक एक पॉइंट हम उठाएंगे और फर्दर उसको स्टडी डिटेल में करते रहेंगे। तो चलो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, फॉर्मेट सीखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या आएगा, सबसे पहले आता है ग्रोस एनुअल वैल्यू। आप ये फॉर्मेट कॉपी कर लीजिए, ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या है अभी हम डिटेल में देखेंगे। फिर हम उसमें से लेस करने वाले हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। क्या लेस करने वाले हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करने वाले हैं। ग्रोस एनुअल वैल्यू में से अगर हम म्युनिसिपल वैल्यू टैक्स कर देते हैं तो क्या बन जाती है हमारी नेट एनुअल वैल्यू। क्या बन जाती है, नेट एनुअल वैल्यू बन जाती है, ध्यान रखिए। उसके बाद लेस करेंगे डिडक्शन, लेस करेंगे डिडक्शन। फर्स्ट इज सेक्शन, इसका आपको लर्न करना पड़ेगा 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन। ध्यान रखिए दिस इज मैंडेटरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिस इज वेरी मच मैंडेटरी, आपको लर्न करना है। आपको बोला नहीं जाएगा क्वेश्चन में कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन दीजिए, आपको देनी है। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको देनी है कितना, 30%। कितना देना है, 30%। अभी हम देखेंगे सेकंड डिडक्शन क्या है, सेकंड डिडक्शन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान रखिए इसके अलावा क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, ये दे दिया वो दे दिया फलाना दे दिया, कुछ भी लेना नहीं है। दिस इज द फिक्स फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अलावा आपने कुछ भी कैलकुलेट करना नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कुछ भी कैलकुलेट करना नहीं है, आपने फिक्स फॉर्मेट लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या था, ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस में से क्या किया, म्युनिसिपल टैक्सेस लेस की, तो क्या बन गया, नेट एनुअल वैल्यू। क्या बन गया, नेट एनुअल वैल्यू। फिर डिडक्शन, सबसे पहले फर्स्ट डिडक्शन सेक्शन 24 के डिडक्शन। 24A क्या कहता है, आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है। 24B क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने उस घर के लिए कुछ लोन लिया है तो उसके ऊपर डिडक्शन कितनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज द ग्रोस एनुअल वैल्यू। देख, ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होती है, ग्रोस एनुअल वैल्यू जो हमारी निकलती है, GAV में शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं। ग्रोस एनुअल वैल्यू हमारी निकलती है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या हुई, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अभी हमने देखना है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेंट। क्या देखेंगे, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है म्युनिसिपल वैल्यू। क्या आता है, म्युनिसिपल वैल्यू। क्या आता है, म्युनिसिपल वैल्यू। उसके बाद आता है फेयर वैल्यू। क्या आता है, फेयर वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू के बाद क्या आता है, फेयर वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड रेंट। उसके बाद क्या आता है, स्टैंडर्ड रेंट। ध्यान रखिए हमने क्या कहा, ग्रोस एनुअल वैल्यू में इतनी बार रिपीट करवाऊंगी कि आपको लर्न हो जाएगा, बट उसके लिए आपको ध्यान से सुनना होगा। ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर।
एक्सपेक्टेड रेंट में 3 पोर्शन कवर है। एक्सपेक्टेड रेंट के कितने कंपोनेंट्स है? 3 कंपोनेंट। फर्स्ट इज म्युनिसिपल वैल्यू, फर्स्ट इज म्युनिसिपल वैल्यू, सेकंड इज फेयर वैल्यू, सेकंड इज फेयर वैल्यू, थर्ड इज स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है। देखो म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी की आपके एरिया में जो म्युनिसिपल कमेटी है या फिर पंचायत, ये दो चीजें होती हैं जो एक रेट फिक्स करती हैं प्रॉपर्टी का, है ना, तो वो होगी म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू क्या होगी? जो एक म्युनिसिपल कमेटी के द्वारा फिक्स की जाती है, दैट इज द म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या हुआ? फेयर वैल्यू आपको पता होगा नॉर्मली जो मार्केट में उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, मार्केट में उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? फेयर वैल्यू। ध्यान रखिए म्युनिसिपल वैल्यू जो रेट किसने डिसाइड किया है? म्युनिसिपल कमेटी ने डिसाइड किया है। फेयर वैल्यू क्या हुआ? फेयर वैल्यू हुआ जो रेट उस प्रॉपर्टी का मार्केट में चल रहा है, जो रेट उस प्रॉपर्टी का कहाँ चल रहा है? मार्केट में चल रहा है, वो क्या हुआ? फेयर वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट एक स्टैंडर्ड एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग एक लिमिट बना दी गई है ताकि लोग हरास ना करें। हरासमेंट का क्या पॉइंट हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। मान लो कोई पर्सन बाहर से आया, एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल, वो तो मन चाहे दाम उससे कहेगा मुझे तो इतना रेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या है? एक स्टैंडर्ड एक्ट बना हुआ है कि ये एक स्टैंडर्ड है, इससे ज्यादा रेंट नहीं जाना चाहिए, इससे ज्यादा रेंट नहीं जाना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेंट हमारे लिए क्या काम कर रहा है? सीलिंग का काम कर रहा है बच्चों। स्टैंडर्ड रेंट हमारे लिए क्या काम कर रहा है? सीलिंग का काम कर रहा है। तो क्या हुआ? एक हुआ म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपल कमेटी हमारा डिसाइड कर रहा है, सेकंड हुआ फेयर वैल्यू, क्या हुआ? फेयर वैल्यू, थर्ड हुआ स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग जो होगा। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू को हमने कैसे लेना है। मान लो क्वेश्चन में आपको गिवन है म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो एक्चुअल में म्युनिसिपल वैल्यू को दो तरीके से देखा जाता है। एक होता है ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू, एक होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कौन सी होती है? एक ग्रोस होता है, एक नेट होता है। हमें क्वेश्चन में कौन सा चाहिए बच्चों? हमें चाहिए ग्रोस। हमें कौन सा चाहिए? ग्रोस चाहिए। एक होता है ग्रोस, एक होता है नेट। हमें क्वेश्चन में कौन सा चाहिए? हमें चाहिए ग्रोस वाली वैल्यू। कौन सी चाहिए? ग्रोस वाली वैल्यू। तो हमें ग्रोस वाली वैल्यू पहले क्वेश्चन में देखनी है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू तो आप डायरेक्टली पिक कर दोगे, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली पिक कर लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में या तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया हो या फिर आपको क्या बोला हो? ओनली म्युनिसिपल वैल्यू बोला हो, ओनली म्युनिसिपल वैल्यू बोला हो, तो उसको भी हम क्या मानते हैं? उसको भी हम नेट म्युनिसिपल वैल्यू ही मानते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सबसे बड़ी बात हमें कौन सा चाहिए? हमने क्या पढ़ा? हमने कहा हम पढ़ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट जिसमें सबसे पहले क्या आया? क्या आया सबसे पहले? ग्रोस एनुअल वैल्यू। ध्यान रखिए वो एनुअल वैल्यू है। हम ग्रोस एनुअल वैल्यू को कैसे निकालते हैं हम वो देख रहे हैं। ग्रोस एनुअल वैल्यू में क्या क्या आएगा? ग्रोस एनुअल वैल्यू में कितना आया? 2 पोर्शन, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, विच एवर इज हायर। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर। हमने कौन सा पॉइंट पिक किया पहले? एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड के कितने पोर्शन थे? 3 पोर्शन। सबसे पहले ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू, सेकंड फेयर रेंट वाली वैल्यू, थर्ड स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट। तो सबसे पहले उसमें से भी हमने किसने पढ़ा? ग्रोस। ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू क्या आती है? जो म्युनिसिपल कमेटी के द्वारा डिसाइड होती है। अब ध्यान रखिए हमें कौन सी चाहिए? ग्रोस। हमें म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए ग्रोस। क्वेश्चन में अगर ग्रोस दिया हुआ है तो आपका काम बन गया। इन केस या तो नेट बोला है या फिर ओनली म्युनिसिपल वैल्यू बोल दिया। ओनली क्या दे दिया क्वेश्चन में आपको? म्युनिसिपल वैल्यू बोल दिया। तो क्या हो जाएगा? म्युनिसिपल वैल्यू वो हम क्या मानेंगे कि वो नेट है। तो हमें तो ग्रोस चाहिए, तो ग्रोस हम कैसे करेंगे? तो आइए पहले हम वो पढ़ते हैं कि हम उसको ग्रोस कैसे करेंगे। ग्रोस करने के लिए आपको देखना होगा ये जो प्रॉपर्टी है किस सिटी में सिचुएटेड है। अगर ये प्रॉपर्टी मेट्रो सिटीज में सिचुएटेड है, ध्यान रखिए अगर ये प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है? मेट्रो सिटी में सिचुएटेड है, तो क्या होगा आपको नेट म्युनिसिपल वैल्यू डिवाइड बाय 90% करना है।
क्या है रीजन, देखते हैं। जो नेट म्युनिसिपल वैल्यू है वो ग्रोस में से डिडक्ट करता है सीवरेज वगैरह के टैक्सेस। क्या करता है, सीवरेज वगैरह के टैक्सेस को डिडक्ट कर सकता है। इट मीन जो ये वैल्यू है वो कितनी होगी, 90%। जो नेट वैल्यू बच गई वो कितनी बच गई, 90%। तो आपको तो डायरेक्टली नेट दिया हुआ है, नेट से ग्रोस पे आने के लिए क्या है, डिवाइड बाय 90। ध्यान रखिए ओनली मेट्रो सिटीज के केस में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है। उसके बाद अगर अदर देन मेट्रो सिटीज है, ध्यान रखिए अदर देन मेट्रो सिटीज है तो क्या होगा, तो ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू, नेट म्युनिसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो आपको नेट वाला ही एज इट इज ग्रोस मान के उठा लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें जो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी है, हमने सबसे पहले क्या निकालनी है, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए थे, दो कंपोनेंट। फर्स्ट वाज एक्सपेक्टेड रेंट, सेकंड वाज एक्चुअल रेंट। एक्चुअल दोनों में से जो हायर होगा हम वो ले लेंगे, दोनों में से जो हायर होगा हम वो लेने वाले हैं, ठीक है। दोनों में से जो हायर होगा हम वो लेने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर हमने देखा कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा। एक्सपेक्टेड रेंट के थ्री कंपोनेंट्स थे, ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, देन इट वाज स्टैंडर्ड रेंट। ग्रोस रेंट, ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। तो ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू क्या हुआ, जो म्युनिसिपल कमेटी डिसाइड करती है। अगर आपको ग्रोस दे दे तो ओके, अगर वो नेट दे रहा है या ओनली म्युनिसिपल वैल्यू बोल रहा है तो आपको चेक करना है क्या है, ये मेट्रो सिटी है या अदर देन मेट्रो है। मेट्रो है तो डिवाइड बाय 90, अदर सिटी है तो म्युनिसिपल, नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू हम मान लेंगे। फेयर वैल्यू क्या होगा, फेयर वैल्यू तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि वो मार्केट का, किस मार्केट का क्या रेट है वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली देगा। स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा वो भी क्वेश्चन में डायरेक्टली देगा। अब ये तीनों का हमने क्या करना है, इनसे एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाले, तो ध्यान रखिए ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू और मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो हायर होगा पहले तो वो उठाइए। मानिए ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू था 1,20,000, मार्केट में रेट चल रहा है 1,30,000। इन दोनों में से जो हायर है, क्या हायर है, 1,30,000। उसको कंपेयर कीजिए। ध्यान रखिए हमने एक रेट डिसाइड किया, म्युनिसिपल कमेटी कहती है 1,20,000 दो, मार्केट कहता है 1,30,000। तो मैं एज अ ओनर क्या करूंगी, मैं कहूंगी मुझे तो ज्यादा वाला चाहिए, मार्केट में रेट चल रहा है 1,30,000। तो गवर्नमेंट आगे कह देती है बेटा आप ऐसे नहीं लोगे, एक स्टैंडर्ड भी फिक्स है। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्टैंडर्ड बीच में आ जाता है। स्टैंडर्ड कहता पहले मेरे से ज्यादा रेंट नहीं आपने चार्ज करना। तो 120 130 में से हायर हुआ 130, उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड से, तो 125 से आप ऊपर नहीं जा पाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर वैल्यू में से जो हायर है वो पिक किया, उसको कंपेयर किया, लिमिट सीलिंग हो गई ना, उससे ऊपर नहीं जा सकते आप। तो स्टैंडर्ड रेंट क्या हुआ, स्टैंडर्ड रेंट, मैक्सिमम रेंट आप स्टैंडर्ड तक ही ले सकते हो। तो इनमें से जो सीलिंग लिमिट होगी वो क्या होगा हमारा, ग्रोस एक्सपेक्टेड रेंट, जो हमारा होगा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसा निकला, देखिए एक्सपेक्टेड रेंट कैसा निकला, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हायर वैल्यू बिटवीन ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू, ध्यान रखिए ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, बट उसको सब्जेक्ट टू किसके कर दिया, उसको हमने सब्जेक्ट टू कर दिया मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड मतलब ग्रोस मार्केट वैल्यू, ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में से हायर जो भी आया, लिमिट कहां तक हो जाएगी, स्टैंडर्ड रेंट तक, उससे ऊपर आपने नहीं जाना है। एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में हमारी क्या है, ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू के दो कंपोनेंट एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। एक्सपेक्टेड हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आ जाइए एक्चुअल पे। एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है, देखिए एक्चुअल रेंट का मतलब है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट
रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट क्या हो गया, रिसीवेबल। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहली बात एक्चुअल रेंट, देखिए मान लो मैंने किसी को प्रॉपर्टी लेट आउट करी 10,000 पर मंथ में, तो मैं कितना रेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ उससे, मैं कितना रेंट उससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12 मतलब 1,20,000 मेरा एक्सपेक्टेड है, रिसीवेबल है। अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम आती है तो रिसीवेबल कितना हो गया, 1,20,000। उसके बाद आप एक बात बताइए, जिसको मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी, जिसको मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी, वो बीच में बोलता है भैया लेना है तो लो, मेरे पास लास्ट में इतना ही रेंट बचा है, मैं आपको सिर्फ 7,000 दे सकता हूँ, उससे ऊपर देने के लिए मेरे पास है नहीं। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे जो आ रहा है वो तो दे दो, तो आपका कुछ पोर्शन अनरियलाइज्ड रह गया। क्या रह गया, मार्क माय वर्ड्स, अनरियलाइज्ड रह गया कुछ पोर्शन। तो वो अनरियलाइज्ड क्या आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है, नहीं हुआ है। तो आपको क्या होगा, देखिए 11 मंथ्स के लिए तो 10,000 हो गया, बट बाकी के लिए 1 मंथ के लिए आपको ओनली 7,000 हो गया। तो 1,17,000 ही आपका एक्चुअल रेंट हुआ, 1,17,000 ही हुआ। तो जितना रिसीवेबल था उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, उसमें से मैंने माइनस कर दिया है अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, हमने क्या कर दिया, अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दिया। या ये हो सकता है वो 11 महीने के बाद ही छोड़ के चला जाए, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें 1,20,000 देगा, तो हमारा एक्चुअल रिसीवेबल, एक्चुअल रिसीव्ड हमें कितना हुआ होगा, ओनली 1,10,000। क्यों, क्योंकि वो 1 मंथ पहले ही लेफ्ट कर चुका है। इन शॉर्ट मैं आपको ये कह रही हूँ, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का मतलब क्या है, जो भी आपको रियलाइज नहीं हुआ या वैकेंसी हो गई या छूट गया, किसी भी पर्पज से नहीं मिला, तो वो लेस कर दो। ठीक है, तो आपको नेट जितना भी रिसीव हुआ अपने यहाँ पे वो लेना है। बट ये नोट देखिए, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल इज लेस देन द RER। देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ क्या पॉइंट है ये। देख, मान लीजिए ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू मेरी क्या है, 1,40,000। ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू है मेरी 1,50,000। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट क्या कहता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या बोलता है, स्टैंडर्ड रेंट बोल रहा है कि 1,45,000, 1,45,000। एक्चुअल रेंट मुझे कितना मिलना था, एक्चुअल रेंट मुझे कितना मिलना था, एक्चुअल रेंट मुझे कितना मिलना था, 1,80,000 मिलना था। एक्चुअल रेंट मुझे कितना मिलने वाला था, 1,80,000 मिलने वाला था। और 2 मंथ्स की क्या हो गई, 3 मंथ्स की क्या हो गई, वैकेंसी हो गई। 3 मंथ्स की क्या हो गई, वैकेंसी। तो 3 मंथ्स की हो गई वैकेंसी, जिसका रेंट बनता है 45,000। वैकेंसी पीरियड का रेंट कितना बनता है, 45,000। अब आप एक बात बताओ, नॉर्मली यहां से पहले आइए निकालिए एक्सपेक्टेड रेंट कितना हुआ, ग्रोस मार्केट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू में से विच एवर इज हायर, 1,50,000। 1,50,000 को हम कंपैरिजन किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। कितना हमें मिलेगा, ओनली 1,45,000 हमारा हुआ एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्चुअल रेंट कितना हुआ, एक्चुअल रेंट आप क्या कहोगे, एक्चुअल रेंट हमने अभी पढ़ा कि नेट हमने लेना है, नेट एक्चुअल रेंट हमने कितना लेना है, ये हो गया 1,35,000। तो आप कहोगे कि दोनों में से जो हायर है 1,45,000 हमारा क्या बन जाएगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। जी नहीं, यू आर रोंग। क्योंकि एक पॉइंट क्या बोलता है, एक पॉइंट क्या बोलता है सेक्शन 23 में, एक पॉइंट बोलता है अगर आपका एक्चुअल रेंट जो है, एक्चुअल रेंट जो है वो नॉर्मली तो क्या है, RER, जो एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल एक्सपेक्टेड रेंट है, जो एक्सपेक्टेड रेंट है
वो उससे ज्यादा है, बट वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है ड्यू टू वैकेंसी, वो कम हो रहा है ड्यू टू वैकेंसी। देखो नॉर्मली अगर वैकेंसी ना हो तो ये ज्यादा होगा ना एक्चुअल वाला, वो कह रहा है अगर ड्यू टू वैकेंसी कम हो रहा है तो हम एक्चुअल वाले को ही ग्रोस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। इट मीन यहाँ पे ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी, 1,35,000, चाहे वो हमारा लोअर है। ध्यान रखिए ओनली इन वन केस, इन केस जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है, इन केस जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो क्या होती है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर। वो कह रहा है अगर एक्चुअल रेंट रिसीव जो है आपका नॉर्मली सॉरी जो एक्चुअल रेंट रिसीव है वो नॉर्मली तो एक्सपेक्टेड से हायर है, बट वो कम इसलिए हो रहा है ड्यू टू वैकेंसी पीरियड, वैकेंट पीरियड की वजह से कम हो रहा है, तो हम एक्चुअल वाले को ही ग्रोस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए इफ ARR इज लेस देन ER, लेस देन तो आ रहा है ना, लेस देन आ रहा है ना, लेस देन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन वो क्यों आ रहा है, ओनली ड्यू टू वैकेंसी आ रहा है, ओनली ड्यू टू वैकेंसी आ रहा है। देखिए ओनली ड्यू टू वैकेंसी है, देन तो ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए उसके बाद ये एक एग्जांपल है, हम फटाफट से देख लेते हैं। देखिए म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर, कितना हुआ 90, उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, कुछ भी नहीं है तो 90 हो गया, 90 हो गया, उसको एक्चुअल रेंट दोनों में से जो हायर है 90 आ जाएगा हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू। देखिए यहाँ पे दोनों में से जो हायर है 60, 60 को कंपैरिजन करो 78 तो 60 ही रहेगा, ध्यान रखिए 60 ही रहेगा, और दोनों में से जो एक्चुअल है क्या होगा 75। आप ये कर लेंगे तो ये आप जो है एग्जांपल्स एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कल हम डिटेल में एग्जांपल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके तो हाउस प्रॉपर्टी के सेपरेट आते हैं, तो डोंट वरी, इसके हम करने वाले हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ग्रोस एनुअल वैल्यू के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट वाज म्युनिसिपल टैक्स, नेक्स्ट पॉइंट वाज म्युनिसिपल टैक्स। अब सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स में ध्यान रखिए क्या क्या हमने पॉइंट्स को कंसीडर करना है, म्युनिसिपल टैक्स के रिगार्डिंग हमने क्या क्या देखना है। हमने क्या पढ़ा, ग्रोस एनुअल वैल्यू, यहाँ पे कुछ ग्रोस एनुअल वैल्यू आई, वो कैसे आई, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों में से जो हायर हुआ, एक्सपेक्टेड का क्या केस था, ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर, बट सीलिंग कहां तक हो गई, स्टैंडर्ड तक वो सील हो गया। फिर जो आया दोनों में से एक्चुअल और हायर कर दो, लेकिन एक पॉइंट क्या था, अगर एक्चुअल रेंट आपका कम हो रहा है ड्यू टू वैकेंसी तो एक्चुअल वाला ही जीएवी बन जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जीएवी में से हम क्या लेस करने वाले हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करने वाले हैं। क्या लेस करने वाले हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करने वाले हैं। अगर हम म्युनिसिपल टैक्सेस लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कैसे बन गया, म्युनिसिपल टैक्स लेस करना है। अब क्वेश्चन में ध्यान रखिए आपको म्युनिसिपल टैक्सेस के रिगार्डिंग क्या क्या ध्यान रखना है। नंबर 1, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड दिया होगा वही लेस होगा। नंबर 1, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड होंगे। मान लो इस साल का मेरा म्युनिसिपल टैक्सेस है 20,000, मैंने सिर्फ 10,000 पे किया, मैं कह रही हूँ 10,000 नेक्स्ट ईयर दूंगी तो मेरे को नहीं मिलेगा, एक्चुअली आपकी पॉकेट से पैसा जाना चाहिए, तो क्या होगा, पेड होगा वही लेंगे। क्वेश्चन में आपको बहुत उलझाएगा इसमें। दूसरा, ओनर ने दिया होगा तभी। आप एक बात बताओ, मेरा टेनेंट क्या कर रहा है, म्युनिसिपल टैक्सेस टेनेंट पे कर रहा है, जिसको मैंने रेंट पे दिया है प्रॉपर्टी वो टैक्सेस पे कर रहा है, तो क्या मैं म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन लूंगी, जी नहीं। पहली बात, कैश में आपका सॉरी आपकी पॉकेट से ही पे होना चाहिए। सेकंड क्या है, ओनर ने ही पे किया हो। थर्ड पॉइंट क्या है, अनपेड पोर्शन का नहीं मिलेगा, अनपेड पोर्शन का नहीं मिलेगा। जो इस साल में पे हुआ है, जो इस प्रीवियस ईयर में पे हुआ है वो लेना है। अब बच्चों का डाउट कि प्रीवियस ईयर में पे हुआ, मान लीजिए देखिए हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर 2021 चल रहा है, ठीक है। इस साल का कितना बनता है 10,000, ठीक है। पिछले ईयर का प्रीवियस ईयर पिछला कौन से वाला था, 1920 का था 8,000,
उसके बाद नेक्स्ट आने वाला क्या है, 2021 आने वाला है। अब 1920 में क्या हुआ था, 1920 में इसने 7000 पे किया था और 1000 इसका क्या रह गया था, अनपेड रह गया था। तो आप एक बात बताओ, इसको इसको पिछले साल में कितना मिला होगा, ओनली 7000 का ही तो मिला होगा ना, क्योंकि 1000 तो इसकी पॉकेट से गया ही नहीं। हम आए प्रीवियस ईयर 2021 में, इस साल उसने मान लो क्या किया, इस साल उसने पूरा का पूरा 10 तो पे कर दिया और पिछला 1000 भी पे कर दिया, तो हमें कितना मिलेगा, 11000। ध्यान रखिए इस साल पे होना जरूरी है, अगर वो पिछला अरियर भी पे हो रहा है तो भी हम उसको माइनस कर देंगे। बट पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, इन केस इसका यहाँ पे हुआ, इस साल तो मैं बिल्कुल कमाल करने वाला हूँ, पिछला भी पे कर दिया, इसका भी पे कर दिया, काम करता हूँ अगला भी पे कर देता हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर का भी अभी पे कर देता हूँ कुछ हिस्सा, तो क्या वो माना जाएगा, नहीं। पिछले साल का इस साल पे किया, अरियर की डिडक्शन पेमेंट के टाइम पर मिल जाएगी, बट एडवांस पेमेंट की डिडक्शन नहीं मिलने वाली है, एडवांस पेमेंट की डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। तो क्या हुआ, अगर पिछले साल का पे किया तो इस साल मिल जाएगा, पेमेंट होना जरूरी है, अरियर का नहीं मिलेगा। सेकंड, ओनर ने पे करना जरूरी है। थर्ड, अरियर का तो मिलेगा ही मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने पढ़ा ग्रोस एनुअल वैल्यू, क्या पढ़ा, ग्रोस एनुअल वैल्यू। उसके बाद हमने देखा लेस कर देंगे अगर हम म्युनिसिपल टैक्सेस, तो म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करने के बाद क्या आ गया, नेट एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करने के बाद क्या आ गया, नेट एनुअल वैल्यू आया, नेट एनुअल वैल्यू। अब हमारे क्या पोर्शन बचते हैं, डिडक्शन। अब हमारा क्या पोर्शन बचता है, ओनली डिडक्शन का पॉइंट बचता है। चलो देखते हैं डिडक्शन का पॉइंट क्या होगा। एक बार इसमें से देख लेते हैं, रीडिंग लगा लेते हैं। देखिए, नॉर्मली इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम बट अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नॉर्मली तो इनकम पे चार्ज होती है, बट हाउस प्रॉपर्टी में तो हाउस पे जो इनकम हो रही है वो चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब है अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी की, ठीक है। एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए, ये यहाँ लिखो, ग्रोस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए, फेयर वैल्यू चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर। और जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो कैसे निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, इसको इसमें से जो हायर है इसको सील कर देंगे स्टैंडर्ड रेंट तक। फिर हमने पढ़ा ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू, नेट म्युनिसिपल वैल्यू। अगर ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है तो आप एज इट इज उसको उठा लेंगे, अगर नेट दी हुई है मेट्रो को डिवाइड करके 90 से ग्रोस पे ले आओ, अदर देन दैट बाकी सिटीज में सेम होती है, बाकी सिटीज में क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद डिडक्शन, डिडक्शन का पॉइंट देखते हैं। डिडक्शन का पॉइंट क्या है, सबसे पहले बात, एक अमाउंट हमारे पास आ गई, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कैसे आई, देखिए नेट एनुअल वैल्यू हमारे पास आई, ग्रोस एनुअल वैल्यू में से हमने क्या लेस किया, म्युनिसिपल टैक्सेस लेस किए, तो क्या बन गया, नेट एनुअल वैल्यू। क्या बन गया हमारे पास, नेट एनुअल वैल्यू बन गया। अब नेट एनुअल वैल्यू में से क्या डिडक्ट होगा, क्या डिडक्ट होगा, सबसे पहले था स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%। अब मुझे एक बात बताओ, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी करने जा रहे हो, यहाँ पे अगर वैल्यू जीरो है, यहाँ पे अगर वैल्यू जीरो है, तो क्या आप डिडक्शन दोगे, डिडक्शन देके गवर्नमेंट को ये बोलोगे, डिडक्शन आपने कहा था मैंडेटरी है, दो और हमें तो क्या करो, हमें रिफंड करो इतना पैसा, ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो अगर वैल्यू जीरो है या नेगेटिव है तो डिडक्शन नहीं मिलने वाली है, जीरो है या नेगेटिव है तो डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। तो डिडक्शन कितनी है, एट द रेट 30%। आपको बिना बोले डिडक्शन देनी है, आपको बिना बोले क्या करना है, डिडक्शन देनी है। क्या हुआ, मान लो नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू कितना आया हमारे पास, नेट एनुअल वैल्यू आया 1,20,000। 1,20,000 पे 30% आप दोगे डिडक्शन, 36,000।
तो लेस कर दोगे। और सेकंड डिडक्शन क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग थोड़ा बड़ा पॉइंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है। आपके केस में इतना ज्यादा तो खैर नहीं पूछा गया डिटेल में, बट एनी टाइम इट कैन कम। मैं आपको बोल रही हूँ कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगता है जब भी पेपर हार्ड हो सकता है तो वो चीजें पूछी जा सकती हैं। जो उसमें से पॉइंट बन सकता है वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो सकती है। तो अभी 1 मिनट का वाटर ब्रेक लीजिए, उसके बाद हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। बट ये मत भूलिएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लेट आउट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अभी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में अगर लोन लिया है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा अभी हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आइए इंटरेस्ट का पॉइंट समझते हैं। इंटरेस्ट की रिडक्शन कितनी मिलेगी। देखिए, इंटरेस्ट की रिडक्शन कितनी मिलेगी। एक होता है इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का। ध्यान रखिए, एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का। दो टाइप के हो गए। अभी प्री कंस्ट्रक्शन क्या है, पोस्ट क्या है, अभी हम देखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, फिर हम देखेंगे कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या, उसके लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो बोरोइंग डेट क्या है, लोन आपने कब बोरो किया, और कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। एक सेकेंड प्लीज, मैं कुछ चीज देख रही हूँ। ये देखते हैं। या ये पॉइंट मैं ढूंढ रही थी आपको पढ़ाने के लिए, एक सेकेंड। देखिए, ये पॉइंट देख लीजिएगा आप एक बार एनएवी का। तो 30% डिडक्शन है, ये फ्लैट डिडक्शन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमने नहीं देखना है कुछ भी। अब ध्यान रखिए, अगर एनुअल वैल्यू नील है तो भी नहीं मिलेगा। एक पॉइंट हमारा रह गया था, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में नील होता है। पहली बात तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में नील होता है। सेकंड पॉइंट जो बताना था वो ये था, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड रखा है, अगर उसको स्टॉक इन ट्रेड में रखा है अप टू 2 इयर्स तक भी हम उसकी एनुअल वैल्यू नील मानते हैं। अगर ऐसा कोई पॉइंट दिया है तो भी हमने डिडक्शन नहीं देना है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो भी हमने डिडक्शन नहीं देना है। उसके बाद आइए अपने इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे। इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे हमने क्या कहा, बोरोइंग और जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, जब जो भी आपको लेटर दिया होगा वो,
और कब तक आपने डेट देखनी है, तब तक। मान लो जब आपका कंप्लीशन हुआ, जब आपका कंप्लीशन हुआ उससे पहले वाला 31 मार्च कौन सा आ रहा है, उससे पहले वाला 31 मार्च कौन सा आ रहा है। मान लो मैंने क्या किया, मैंने लोन लिया 1414, क्या करेंगे 2007, बीच में ले लेते हैं चलो, 17/2015 को मैंने लोन लिया, 1 जुलाई 2015 को मैंने लोन लिया और कंस्ट्रक्शन भी उसी दिन स्टार्ट करवा दी। बोरोइंग और कंस्ट्रक्शन भी मेरी उसी दिन स्टार्ट हो गई। तो डेट हम कौन सी पकड़ेंगे, 1/7/2015 से। ध्यान रखिए बोरोइंग और कंस्ट्रक्शन जो बाद में हुआ दोनों में से ये लेके, और हमने सेकंड डेट हमने क्या पकड़नी है, जब कंप्लीशन हुआ। मान लो मेरा जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हुई 1 अगस्त 20 को कंप्लीट हुई, 1 अगस्त 20 को कंप्लीट हुई। तो उससे पहले वाला 31 मार्च कौन सा था, 31 मार्च 20, 31 मार्च 20। ध्यान रखिए मैं क्या कर रही हूँ अभी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालना सिखा रही हूँ। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक फॉल करेगा, बोरोइंग और कंस्ट्रक्शन विच एवर इज जो हुआ बाद में। फिर सेकंड लिमिट क्या है, जब मेरी कंप्लीट हुआ उससे पहले वाला 31 मार्च 20। तो मेरी लिमिट क्या बन गई, कितना पीरियड मेरा प्री कंस्ट्रक्शन का हो गया, 1/7/15 से लेके 31 मार्च 20। देखिए कितना पीरियड इसमें कवर हो रहा है, काउंट कीजिए कैसे काउंट करना है। देखो 1/7/15 से 30/6/16, ऐसे ही 30/6/17 तक दूसरा साल, 30/6/18 तक तीसरा साल, 30/6/19 तक चौथा साल। बट उसके बाद 30/6 तक नहीं पहुंचा है, 31 मार्च 20 तक जाना है आपको। 7 8 9 10 11 12 1 2 एंड 3, 9 मंथ्स हो गया। ध्यान रखिए 9 मंथ्स हो गया। क्या हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स और हो गया। तो कितना पीरियड होगा प्री कंस्ट्रक्शन का, प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड हो गया 4 इयर्स 9 मंथ्स। कितना हो गया, 4 इयर्स 9 मंथ्स हो गया पीरियड, 4 ईयर 9 मंथ्स हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कब से कब तक होगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा जब प्रॉपर्टी आपने बोरोइंग किया और जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, दोनों में से जो हुआ उसके बाद कब तक, जब आपकी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाला 31 मार्च। देखिए क्या कह रहा है, एक बार वर्डिंग्स पढ़ लीजिए इसके। वो कह रहा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वो पीरियड है prior to the previous year which in which property is acquired or constructed is completed। मतलब जब हमने कंप्लीट किया, हमने कब कंप्लीट किया, हमने अपने एग्जांपल में कब कंप्लीट किया, हमने कंप्लीट किया है 1 अगस्त 20 को कंप्लीट किया है। तो उससे प्रायर वाला प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 31 मार्च 20, तब तक हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हुआ। अब एक पॉइंट आता है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, मान लो मैंने कितना किया, मैंने कितना लिया, 10 लाख का मैंने लिया था लोन, उस पे 10% इंटरेस्ट था, 1 लाख मेरा हो गया इंटरेस्ट। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना बना। अब सबसे पहले तो ये देखिए जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 4 ईयर 9 मंथ्स को कैसे कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन में, 4 ईयर 9/12, 9 मंथ्स 9/12, 3 3 9, 3 4 12, ये हो गया 19/4, 19/4। जिनको प्रॉब्लम होती है वो क्या करें, सभी को पहले मंथ्स में कैलकुलेट कर लो। 4 इंटू 12 कितने मंथ्स हो गए, 48 मंथ्स, ये हो गए 9 मंथ्स, ये हो गए 57 मंथ्स हो गए ना, 57 डिवाइड बाय 12, 3 4 3 19, ठीक है 19/4 ही आएगा। तो इतने मंथ्स का हमने क्या करना है, इंटरेस्ट निकाल लेना है। पूरे साल का, एक साल का इंटरेस्ट कितना था,
1 साल का इंटरेस्ट था 1 लाख। अब ये 50, अब ये इतना 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा था 1 लाख, तो हमें कितना निकालना है 19/4 का, तो ये बन गया 4,75,000। अब एक बात बताओ, इसका डिडक्शन कैसे मिले? इसका डिडक्शन मिलेगा जो जो आपने प्रीवियस ईयर डिसाइड किया है, जो आपने प्रीवियस ईयर डिसाइड किया है उसके नेक्स्ट बाद वाला कौन सा ईयर स्टार्ट हो रहा है 2021, उसके नेक्स्ट बाद वाला कौन सा ईयर स्टार्ट हो रहा है 2021। तो जो आपने टोटल निकाला प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, उसको डिवाइड कर दो 5 इयर्स में, उसको डिवाइड कर दो 5 इयर्स में, तो 95,000 पर ईयर मिल जाएगा, 95,000 पर ईयर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा, जब से प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की और लोन बोरो किया तब से लेके कब तक, वो 31 मार्च जो कंस्ट्रक्शन से पहले पड़ रहा है, इतने पीरियड का हो जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट को हम कैसे करेंगे, 5 सालों में लेंगे, 5 इयर्स में। कब से, ये जो हमने 31 मार्च जो लास्ट की हमने कट ऑफ डेट निकाली है उससे नेक्स्ट बाद वाले 5 सालों में, उससे नेक्स्ट हमने क्या कहा, उससे नेक्स्ट बाद हमारा पड़ रहा है 2021, तो 2021 में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हमें कितना मिलेगा 95,000 मिलेगा। और एक तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मिलेगा, एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का, क्योंकि लोन तो अभी चल रहा है, लोन तो अभी चल रहा है ना, तो हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, ब्याज तो हम अभी भी दे रहे हैं, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का कैसे निकलता है, जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग लोन अभी बचा हुआ है, मान लो मेरा 10 का 10 लाख लोन बचा हुआ है, तो 10% 1 लाख और चला जाएगा, तो इस साल हमें कितना मिलेगा 1,95,000 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मान लो अब हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में चलते हैं 21-22, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो 95 मिलना ही मिलना है, प्लस प्लस मान लो मैंने 1 लाख क्या करा, रेंट पे 1 लाख मैंने लोन को रीपे कर दिया, तो मेरा लोन कितना रहेगा 9 लाख, 9 लाख पे 10% 90,000, तो मुझे इतना मिलेगा। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने कर लिया है कंप्लीट इसको। क्या मिलता है आपको, प्री कंस्ट्रक्शन प्लस पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री ही थोड़ा डिफिकल्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन का कैसे हम निकालते हैं, जब आपने बोरो किया या फिर आपने स्टार्ट किया, बोरो किया या स्टार्ट किया, जनरली एक लिमिट आपको दी होगी, उसके बाद खत्म कब करना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जिस साल आपका क्या हुआ है, बिल्डिंग कंप्लीट हुई है उससे पहले वाला 31 मार्च, तब से लेके तब तक कितने पीरियड्स बने हमारे एग्जांपल में 4 ईयर 9 मंथ्स, हमारे एग्जांपल में 4 ईयर 9 मंथ्स। टोटल इंटरेस्ट निकाल लो, उसको डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 सालों में मिलेगा। कौन से 5 साल, जब आपने कट ऑफ डेट निकाली 31 मार्च 20, उससे बिल्कुल नेक्स्ट बाद वाले 5 साल, उसके बिल्कुल नेक्स्ट बाद वाले 5 सालों में। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का कैसे निकलेगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन का निकल जाएगा, कैसे निकलेगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन का, वो निकलेगा आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग लोन बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग लोन बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग लोन बचा हुआ है, उसका जितना इंटरेस्ट बनता है मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। ये एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, कुछ अनऑक्यूपेंसी का क्वेश्चन है, अनऑक्यूपाइड पीरियड है, तो हम ये बाद में करेंगे एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जो आपको एग्जाम्पल लेके समझाया है। सिंपल आपने क्या याद रखना है, एक आपको मिलेगा प्री कंस्ट्रक्शन, एक मिलेगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन। पोस्ट का तो बहुत सिंपल है, जिस साल का आप टैक्स निकाल रहे हो 2021 में जितना लोन बचा हुआ है मल्टीप्लाई बाय रेट। प्री का कैसे निकलेगा, जब लोन लिया या फिर कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया उसके बाद आपने कब तक देखना है, कट ऑफ डेट, जब आपका पेमेंट, जब आपका घर कंस्ट्रक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, उससे पहले वाला 31 मार्च, उतना पीरियड निकाल के उतने पीरियड का इंटरेस्ट निकालिए। फिर नेक्स्ट बिल्कुल उससे इमीडिएट नेक्स्ट 5 इयर्स में, उससे बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या हो जाएगा, 5 इयर्स में आपको उसका रिडक्शन मिल जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। अभी हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या निकलती है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर। एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगा, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू दोनों में से जो हायर है और
लिमिट हो जाएगी स्टैंडर्ड तक। म्युनिसिपल वैल्यू में केसी से हमें चाहिए ग्रोस, ग्रोस अगर नेट दी हुई है और नेट दी हुई है लेकिन वो मेट्रो सिटीज की दी हुई है, डिवाइड बाय 90 करके ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रोस और फेयर विच एवर इज हायर उसको लिमिट कर दो किससे, उसको लिमिट कर दो किससे, उसको हम लिमिट करने वाले हैं, उसको लिमिट हम करने वाले हैं कब तक, जब तक कि क्या पढ़ रहे थे हम, उसको हम लिमिट करने वाले हैं स्टैंडर्ड रेंट तक, ठीक है। ग्रोस फेयर को हायर लिमिट कर दो स्टैंडर्ड तक, जो हो गया। उसके बाद एक्चुअल को कंपेयर करेंगे। एक्चुअल हमने क्या लेना है, जिसमें से अनरियलाइज वगैरह लेस कर देना है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर। बट एक केस क्या था, जब हम आप लोअर बन रहा है, एक्चुअल वैसे तो हायर था बट एक्चुअल लोअर किस वजह से हुआ, एक्चुअल लोअर किस वजह से हुआ, एक्चुअल लोअर हुआ ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी हुआ तो एक्चुअल आपको रेंट जितना रिसीव हुआ वही ग्रोस एनुअल वैल्यू बन जाएगी। फिर हमने देखा नेट बनाने के लिए, ग्रोस एनुअल वैल्यू को नेट एनुअल बनाने के लिए क्या डिडक्ट करना है, म्युनिसिपल टैक्सेस डिडक्ट करने हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस जो एक्चुअल में पे की होने चाहिए और ओनर ने पे की होने चाहिए। अरियर्स 20 साल पे किया तो मिल जाएगा पर एडवांस मिलेगा नहीं, एडवांस मिलेगा नहीं। फिर हमने कहा सेक्शन 24 की क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है और एक इंटरेस्ट, दो डिडक्शन है, आपको सेक्शंस भी लर्न करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब नेट एनुअल वैल्यू कुछ बच रही है, जब एनुअल वैल्यू है ना तो आप माइनस में नहीं लोगे। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या हो सकता है, आपने घर बनाने के लिए क्या लिया, आपने घर बनाने के लिए क्या लिया, आपने घर बनाने के लिए लिया लोन, लोन पे आपने कंस्ट्रक्ट किया, बोरो किया, विच एवर इज लेटर से लेके, और उसके बाद हम कब तक जाएंगे, उसके बाद हम कब तक जाएंगे, जब तक कि हाउस कंट्रैक्ट हुआ, हाउस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उससे पहले वाला 31 मार्च, इतने पीरियड का हमने क्या करना है, डिवाइड बाय 5 कर देना है। मिलेगा कब से प्री कंस्ट्रक्शन का, वो मिलेगा बिल्कुल नेक्स्ट इमीडिएट से, जैसे हमारे केस में 31 मार्च 20 लास्ट कट ऑफ डेट आ रही थी, तो फर्स्ट 2021 में हमें मिल जाएगा। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का कैसे निकालना था, पोस्ट कंस्ट्रक्शन का निकालने के लिए हमने जितना आउटस्टैंडिंग लोन है पेमेंट कर दिया तो माइनस कर दो एट द एंड जितना आउटस्टैंडिंग है मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ आ गया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। मिलते हैं इसके कंटिन्यूशन सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।